गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल हमने जो रिकॉर्डिंग का वीडियो डाला था उस पे बच्चों का और आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। इसी को देखते हुए हम लोग अब मैट्रिक क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है उसी को देखते हुए जो 24 का मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था उसी को हम लोग एक बार रिवीजन करने जा रहे हैं। अच्छा लगे तब शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जो कमी हो उसको भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो जैसा कि जैविक संसाधन पूछा है नहीं है तो सबसे पहले हमको इसमें से छांटना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। मछली जैविक संसाधन में आता है, पेड़ भी आता है और मानव भी आता है। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा। थोड़ा सा जैविक संसाधन की परिभाषा देखें तो जैविक संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिसके अंदर जीवों के लक्षण मौजूद होते हैं, चाहे सजीवों के लक्षण मौजूद होते हैं और जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। आगे देखा जाए यहाँ पे आपका आगे वाला क्वेश्चन है भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका 33% होगा। किसी भी क्षेत्र या देश के अंदर अगर वहां पे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है तो कम से कम उसकी कुल भूमि का 33% हिस्सा पर जंगल होना अनिवार्य है। आगे देखा जाए क्वेश्चन पूछ रहा है महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हीराकुंड, जो कि ओडिशा स्टेट में बहता है। और थोड़ा सा इसमें देखें तो रिहंद बांध रिहंद नदी पे बना हुआ है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है आपका कृष्णा नदी पर है। और इसके अलावा देखा जाए भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है तो आपका सतलज नदी पे है। इसके अलावा आगे देखा जाए टैक्सोल क्या है। टैक्सोल इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यह एक कैंसरोधी रसायन है जिसका प्रयोग हम लोग कैंसर के जो कोशिका होते हैं शरीर में बढ़ने वाले उसको रोकने के लिए चाहे उसको खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक है इसमें एक और है अच्छा खासा फैक्ट, मलेरिया की दवा का नाम, जब मलेरिया के रसायन का नाम तो यहाँ पे आता है एक रसायन जिसका नाम है कुनैन। इसका प्रयोग हम लोग मलेरिया की दवा में करते हैं। आगे देखा जाए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा धातु खनिज नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अकार्बनिक पदार्थ है, चाहे अकार्बनिक खनिज है। बाकी सभी आपके धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। इसके आगे देखा जाए इनमें से कौन टर्सरी कोयला भंडार का क्षेत्र नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कोयला के क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। देखा जाए तब अपने देश में मुख्य रूप से कोयला के दो क्षेत्र मिलते हैं। पहले क्षेत्र है आपके टर्सरी कोयला क्षेत्र और दूसरी का है आपका गोंडवाना काल का कोयला, जो कि सबसे उत्तम कोटि के कोयला मिलते हैं गोंडवाना काल के कोयला से। और इसके साथ साथ सबसे पुराने कोयला क्षेत्र भी गोंडवाने वाले ही हैं। तब मुख्य रूप से गोंडवाना काल के कोयले आपका 4 नदी घाटियों में मिलता है, दामोदर, सोन और भी कुछ अन्य नदियां हैं। इसके अलावा सीधा सीधा इसका आंसर देखा जाए तो आपका मेघालय होगा। जितने भी हिमालयी राज्य हैं जहां से कोयले निकलते हैं जैसे में आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपको टर्सरी का कोयला मिलता है। और दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पे आपको गोंडवाना काल का कोयला मिलता है। आगे देखा जाए इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बॉक्साइट। इसका सही आंसर आपका बॉक्साइट है। यूरेनियम, मोनाजाइट और थोरियम तीनों के तीनों भारी तत्व है जो परमाणु शक्ति के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। आगे देखा जाए भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। हाँ, एक इसमें और ऑप्शन में आता है 6। तो अगर डाक चैनल पूछे तो भारत में मुख्य रूप से 6 डाक चैनल है
अगर डाक क्षेत्र का बात करें तो भारत में 8 डाक क्षेत्र हैं। आगे देखा जाए इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ के कारण है, तब इसका सही एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पे बात करें तो जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहती है, जिसको हम लोग सांगपो के नाम से जानते हैं, जैसे ही आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है बिहार में नदी के नाम से, और जैसे ही असम के मैदानी प्रदेश में पहुंचती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और यही असम में बाढ़ का मुख्य कारण है। बात करते कुछ और नदी के बारे में, तब महानदी आपकी ओडिशा की नदी है, ताप्ती नदी गुजरात रीजन में बहने वाली नदी है। और आगे देखा जाए तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, जो वहां पर जल संरक्षण पर कार्य करने वाली एनजीओ है। आगे देखा जाए इनमें से किनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में होता है, तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि अब्रक, बॉक्साइट और मैग्नीज तीनों के तीनों खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। आगे देखते हैं इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है, तो जैसा कि हम लोग बुक में होगा पढ़े होंगे, तो इसका सही आंसर आपका होगा बिहार। बिहार में आपका इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है। आगे देखा जाए असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का क्या नाम है, तो हम लोग इस पुस्तक का नाम जानते हैं। इस पुस्तक का नाम है रेड डाटा बुक, जिसमें असाधारण पौधों की श्रेणियों को डाला गया है। आगे देखा जाए निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है, तो इसका सही आपका एग्जाम्पल हो जाएगा चावल। बाकी तीनों गेहूं, चना और सरसों तीनों रबी फसल के एग्जाम्पल है। चावल आपका खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। आगे क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल है आपका चूना पत्थर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कोंकण रेलवे परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तब इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। कोंकण रेलवे परियोजना जो महाराष्ट्र राज्य से चालू होती है, गोवा होते होते केरल तक आती है। इसके अलावा देखा जाए रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1952 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो, ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। तब इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। चलिए इस पे कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट पे बात करते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आपका अभी तक ले 3 पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुए हैं, उसमें से आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील और ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसी को हम लोग प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था 5 साल के जस्ट बाद 1997 में, ये हुआ था आपका न्यूयॉर्क में। 5 साल के बाद होने के चलते इस वाले सम्मेलन को हम लोग +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और 1997 के बाद तीसरा पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था 2002 में, जो दक्षिण अफ्रीका के एक शहर है जोहान्सबर्ग, वहां पे संपन्न हुआ था। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट का बात करें, आगे देखा जाए 2 और ऐसे सम्मेलन हुए हैं जो धरती की जलवायु से संबंधित है, उसको भी लिख दिया जा रहा है। एक है आपका क्योटो सम्मेलन, जो आपका 1997 में जापान में हुआ था, जिसका मुख्य विषय क्योटो सम्मेलन आपका 1997 में जापान में संपन्न हुआ था, जिसका मुख्य मुद्दा था ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बैठक हुआ था। और एक और सम्मेलन है जो आपका मॉन्ट्रियल में हुआ था, जो 1987 में हुआ था, और जिसको हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, और इसका मुख्य विषय था ओजोन का संरक्षण।
ये कुछ ऐसे प्रश्न है जहां से हर साल एक नए के ऑब्जेक्टिव बनते ही हैं। आगे देखा जाए, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा। इसका सही आंसर है आपका जलोढ़ मृदा। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट का बात करें तो काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? तो काली मिट्टी में ही किसकी खेती होती है जी? कपास की खेती होती है, इसलिए काली मिट्टी को हम लोग काली कपासी मृदा भी कहते हैं। और इसके साथ साथ इस काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं लेटराइट मृदा। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ईंट होता है। इसका देखा जाए खेती, तो इसमें काजू की खेती के लिए इसको उपयुक्त माना जाता है। आगे देखा जाए, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में देश का पहला जल संयंत्र स्थापित किया गया था, और देश का दूसरा जल संयंत्र शिव समुद्रम में लगा था, जो कावेरी नदी के ऊपर है। इसके अलावा देखा जाए, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पे लगाया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बरौनी। बरौनी 2-3 चीजों के लिए बड़ी फेमस है। एक तो आपका उर्वरक कारखाना के लिए, इसके साथ साथ बिहार के बरौनी में ही क्या है आपका तेल शोधक कारखाना है, जहां पे तेल का शोधन, पेट्रोलियम पदार्थों का शोधन किया जाता है। आगे देखा जाए, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा की कमी। वर्षा की कमी के चलते ही सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। बाढ़ मुख्य रूप से अत्यधिक वर्षा के चलते आती है, और भूकंप और सुनामी भी 2 मुख्य प्राकृतिक आपदाओं में से है। आगे देखा जाए, इसमें सरदार सरोवर डैम, तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किस नदी से है? तो सरदार सरोवर जो जलाशय है, ये मुख्य रूप से नर्मदा नदी के ऊपर बनाए गए डैम से, नर्मदा नदी के ऊपर बनाए गए डैम के पीछे का जो कृत्रिम जलाशय बनता है, इसी को हम लोग सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय के नाम से जानते हैं। अब देखा जाए, गंगा नदी पे भी एक डैम है जो फेमस है, उसका नाम फरक्का है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 23, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तब इसका सही एग्जाम्पल आपका बिपरजोय हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए आगे, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो अगर आप लोगों ने आपदा चैप्टर को ढंग से पढ़ा होगा या ठीक तरीके से पढ़ा होगा, तो ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। इसका कुछ ट्रिक होता है, आइए याद कर लेते हैं इसको। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहली तरंग, तब याद रख सकते हैं ट्रिक से, पी से पहले और पी से प्राथमिक या पी से प्राइमरी। तो सबसे पहले आपका प्राथमिक तरंग आता है, दूसरा नंबर पे द्वितीयक तरंगे आती है, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं, और लास्ट में एल तरंग आता है, जिसको हम लोग दीर्घ तरंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आपका सही आंसर आपका प्राथमिक तरंग है। आगे देखा जाए, संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। सार्वजनिक टेलीफोन, आपकी किताब के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन ही सबसे लोकप्रिय साधन है, लेकिन वर्तमान समय का बात करें तब आपका सबसे सार्वजनिक साधन मोबाइल होता है। आगे देखा जाए, आगे क्वेश्चन कर है आपका, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो गया आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन से जुड़े कुछ और फैक्ट हैं, जैसे 1905 में बंगाल के विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी भी अपने कुछ कार्यों के लिए जाने जाते हैं, जैसे हड़प नीति डलहौजी का है। इसके अलावा लॉर्ड लिटन, भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इसी के द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा, और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को हटाए थे लॉर्ड रिपन ने। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव बनता है आप लोग का कि कौन सी पत्रिका रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को हिंदी से इंग्लिश कर ली थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका।
आगे देखा जाए यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में जो फ्रांस की महान क्रांति हुई थी 1789 में, यहीं से राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है। आगे आपका क्वेश्चन कर रहा है राइन राज संघ की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नेपोलियन। नेपोलियन ने जितना भी जर्मनी का जीता हुआ प्रदेश था सबको एक संघ के अंदर डाला था, जिसका नाम राइन राज संघ रखा गया था। इसके अलावा देखा जाए अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, तो अप्रैल थीसिस लिखने वाले थे आपका व्लादिमीर लेनिन, जिसने 1917 में दुनिया में पहली बार एक समाजवादी देश की स्थापना की थी, जिसका नाम यूएसएसआर रखा गया था। देखिए यहाँ पे इसका है ऑप्शन लेनिन। आगे 30 नंबर क्वेश्चन करें, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था, तो खुदाई खिदमतगार का गठन करने वाले हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखा जाए लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी, तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की थी। इसके अलावा बात करते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कांग्रेस से अलग होकर के दो नेता, एक है मोतीलाल नेहरू और एक है चित्तरंजन दास, जिनको सीआर दास भी कहते हैं, इन दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। और हिंदू महासभा का गठन आपका हुआ था 1915 में। इसके अलावा आगे देखा जाए साम्यवादी गुट का अगुवा कौन सा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जब शीत युद्ध आरंभ हुआ था तो उस समय पूरा दुनिया दो खेमे में बढ़ चुकी थी। एक खेमा था साम्यवादी गुटों का, दूसरा था पूंजीवादी गुटों का। तो साम्यवादी गुट का नेतृत्व करने वाला देश था आपका सोवियत रूस और पूंजीवादी देश का अमेरिका। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सोवियत संघ। आगे देखा जाए इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है, तो मार्टिन लूथर की रचना के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95वें थीसिस। इसी को मार्टिन लूथर ने लिखा था। इसके आगे देखा जाए बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स ए हिक्की ने सर्वप्रथम बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। इसके अलावा आगे देखा जाए यूनान इनमें से किस देश के अधीन था, तो इसका सही आंसर आपका तुर्की हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन कर रहा है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी समुद्र तट को चुना था, जो कि गुजरात राज्य में ही पड़ता है। और इसके लिए गांधी जी ने सबसे पहले अपनी यात्रा साबरमती आश्रम से चालू करते हैं और अपने 78 अनुयायी के साथ 240 मील अथवा 390 किलोमीटर इतनी लंबी दूरी तय करके गांधी जी पहुंचते हैं दांडी। यहां से कुछ और फैक्ट बन सकता है कि गांधी जी ने नमक कानून सत्याग्रह को कब चालू किया था, तब ये आपका हो जाएगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी सत्याग्रह चालू करते हैं और दांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 को। और नमक कानून बना के कब तोड़ा, तो 6 अप्रैल 1930 को। और उसके बाद से विधिवत आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा।
आगे देखा जाए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल पुस्तक को, जिसको लिखने वाले हैं कार्ल मार्क्स। इसके अलावा एक और बुक है जो थोड़ा अच्छा दिख रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किसने लिखा था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक है आपका रूसो, जो कि एक फ्रांसीसी विचारक थे, दार्शनिक थे। इसके अलावा आगे देखा जाए, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, बैठा है क्या, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1965 में मलेशिया से आजाद होकर के सिंगापुर नामक एक नए देश का उत्पत्ति हुआ था। आगे क्वेश्चन कह रहा है वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका फ्रांस होगा। फ्रांस ही देश था जिसने वियना सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। बात करते हैं वियना सम्मेलन कब हुआ था। तब ये हुआ था आपका 1815 में। चले आगे।